एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार दोस्तों, तो इस बार मैं आपको बताऊंगा कि हरिद्वार में जो होने वाला कुंभ है तो उसकी एसओपी जो भारत सरकार ने जारी की है उसमें क्या है और उस एसओपी को लेकर सरकार और संत समाज के बीच में किस तरह के मतभेद उभर रहे हैं और दोनों के अपने अपने क्या तर्क हैं। तो मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि सरकार का अपना क्या रुख है, सरकार क्या चाहती है, संत समाज क्या चाहते हैं और एक मध्यम मार्ग क्या निकल सकता है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। हरिद्वार में अगले महीने होने जा रहा महाकुंभ 2021 अपने आप में एक पहेली बन गया है। यह महाकुंभ कैसा होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा या सीमित होगा, कैसा होगा, ये पहेली लगातार बनी हुई है। केंद्र सरकार ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है उससे एक नए तरह का घमासान शुरू हो गया है। केंद्र की इस एसओपी में जो गाइडलाइन दी गई है उसे लागू करना जितनी बड़ी चुनौती है उससे भी ज़्यादा मुश्किल यह है कि संत समाज को कैसे इस एसओपी को लागू करने के लिए बनाया जाए। और यदि इसको लागू नहीं किया जाता तो कोरोना जैसी महामारी के और ज़्यादा भयावह रूप लेने की संभावना बराबर बनी रहेगी। सरकार का दावा है कि केंद्र की एडवाइजरी का पालन करना होगा। उधर संत समाज का तर्क है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 65 साल से ऊपर के संत और श्रद्धालु कुंभ में स्नान नहीं कर सकते और इस उम्र से ज़्यादा के राजनेता भीड़ भरी रैलियों में भाग ले सकते हैं, भीड़ के बीच जा सकते हैं, अपनी रैलियों के लिए भीड़ जुटा सकते हैं। मुद्दे तो और भी हैं, लेकिन यह मुद्दा ज्वलंत हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा कि हम हरिद्वार को वुहान नहीं बनने देंगे। लेकिन संतों की एक बात अपनी जगह है। अगर 65 साल से ज़्यादा उम्र का कोई श्रद्धालु या संत मेले से दूर रहेगा, शाही स्नान से दूर रहेगा, शाही स्नान के दिन स्नान नहीं करेगा, तो आखिर वो कैसे संभव हैं जो सियासतदान रैलियों में भीड़ के बीच जाकर भाषण दे रहे हैं। और संतों का दावा है इस बीच में बिहार चुनाव भी हो चुका है, तो जब वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई तो इस श्रद्धा के, इस आस्था के प्रतीक महाकुंभ में भीड़ जुटने को लेकर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को किस तरह की परेशानी हो रही है। पहली लड़ाई इस समय कोविड को लेकर को है। हम नहीं चाहते कि भारत ने जो काम किया है कोविड पर, विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है भारत ने, और ऐसा कोई रिस्क जोखिम नहीं होना चाहिए कि हरिद्वार वुहान बने, हरिद्वार मरकज बने। यही सोचकर भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं कि ताकि संक्रमण, ये कुंभ संक्रमण का कारण न बने। एक बार पहले भी कुंभ के दौरान एक महामारी हो चुकी है जिसमें हजारों लोग मरे थे, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि कोई जोखिम भरा हो। भारत सरकार ने एसओपी भी जारी की है और हम लोग उनसे 2 लाख टीके की मांग कर रहे हैं। हेल्थ का जो कर्मी हैं वो तो पहले ही से उनको लग जाएगा, उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी ये वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कंट्रैक्टर्स के लोग होंगे और वहाँ के लोकल दुकानदार होंगे और तमाम लोग होंगे जो व्यापक जनसंपर्क में आते हैं, तो उन सब के लिए हम लोगों ने 2 लाख की डिमांड करनी है। कि भारत सरकार की जो एसओपी है उसको लेकर के संत और राज्य सरकार के बीच में एक थोड़ी सी तनातनी है।
एक बात तो, एक तर्क तो साधुओं का बिल्कुल सही है और वो बहुत ही उचित बात कह रहे हैं कि जब यहाँ पर 6 फीट की दूरी रखनी है, जब यहाँ पर अपने स्नान की बारी के लिए इंतज़ार करना है, जब यहाँ साफ स्वच्छता का ध्यान रखना है, जब यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी है, नेगेटिव रिपोर्ट आपकी होगी तभी आप कुंभ में एंट्री कर पाएंगे। जब आप यहाँ इतने सारी जो गाइडलाइन, जो SOP केंद्र सरकार ने जारी की है, जब यहाँ सारी चीज़ों को लागू करना है तो संत समाज का एक तर्क ये है कि जो राजनीतिक रैलियाँ हो रही हैं, अभी पिछले दिनों जो बिहार में चुनाव हुआ है तो उनमें, उन राजनीतिक रैलियों में, उन जनसभाओं में, उन राजनीतिक कार्यक्रमों में कोविड-19 की ये SOP क्यों लागू नहीं की जाती? क्या राजनीतिक लोगों को कोरोना नहीं लगता? क्या राजनीतिक लोगों को कोरोना का कोई भय नहीं है या उन्हें कोई खतरा नहीं है? तो ये एक तमाम तरह की एक इस मामले को लेकर, चूंकि उस SOP में एक बात यह है कि 65 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को नहीं आने का परामर्श देना होगा। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी और राज्य सरकार को जो 65 साल पार कर चुके हैं उनको कुंभ से दूर रखने की सलाह दी गई है। अब देखिए, पॉलिटिशियन में अगर आप आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 65 साल से ऊपर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 65 साल से ऊपर हैं, लीडर अपोजिशन 65 साल से ऊपर हैं, तो और ऐसे ही तमाम राजनीतिक लोग जिनकी 65 साल की उम्र पूरी हो चुकी है, तो क्या वो कुंभ में नहीं आएंगे? एक बात। दूसरी स्थिति यह है कि जब 65 साल से ऊपर के साधु या किसी श्रद्धालुओं को स्नान करने से मना किया जाएगा, तो क्या ये स्थिति, क्या ये नियम राजनीतिक सभाओं में भी लागू किए गए हैं? हालांकि इस पर बातचीत चल रही है और SOP में क्या बदलाव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सरकार इस पर भी विचार कर रही है। दूसरी तरफ मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले सरकार का पक्ष आपको बताया, सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि हम शहर को वुहान नहीं बनने देंगे, ये उत्तराखंड की आध्यात्मिक राजधानी है। तो इस बिंदु पर संत समाज और सरकार थोड़ी देर के लिए आमने सामने है। इसका रास्ता क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। उधर साधु संत समाज का अपना तर्क है, उनका कहना बिल्कुल अपनी जगह ठीक भी है कि 65 साल से ऊपर के साधु श्रद्धालु को कुंभ में आने से मना किया जा रहा है या परामर्श दिया जा रहा है। कोरोना महामारी का हवाला देते हुए यह परामर्श ठीक भी है, प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था करना ठीक भी है, लेकिन ठीक है भी नहीं। कोरोना सबके लिए एक जैसा है। 65 साल से ऊपर के राजनेता जनता के बीच जाएंगे, चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, भीड़ एकत्र करेंगे, लेकिन इन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन हिंदू धर्म संस्कृति के ध्वजवाहक कुंभ के आयोजन को लेकर संत समाज इस बात पर सहमत नजर नहीं आ रहा है। संत समाज की आपत्ति है कि कोरोना एक घातक बीमारी तो है, इसलिए एहतियात बरतना भी जरूरी है, लेकिन राजनेताओं के लिए ये SOP, ये गाइडलाइन आखिर क्यों जारी नहीं होती? इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन लाखों नागा साधुओं की है जो देश के कोने कोने से पैदल ही कुंभ में भाग लेने के लिए चल पड़े हैं। आखिर उन नागाओं को सरकार कैसे बताएगी कि भारत सरकार ने किस तरह की SOP जारी की है और उस SOP को लागू करने की व्यवस्था कैसे बनेगी और क्या उसके फॉलोअर होंगे, कैसे उसको फॉलो किया जाएगा, कैसे उसका पालन किया जाएगा? यही बात संत समाज के साथ प्रशासन को भी चिंता में डाल रही है। कोरोना के लिए गाइडलाइन तो इन्होंने सरकार ने करी है, लेकिन इन नियमों का क्या सरकार पालन करती? जहाँ जहाँ भी रैलियाँ हो रही है, जहाँ जहाँ चुनाव हुए, जहाँ जहाँ सभा हो रही है, कितना पालन किया? उनको इतने ही विंडो होना चाहिए ताकि किसी तरह की भीड़ नहीं रहे। इस तरह की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूँ, पंजीकरण और जो नियम बनाए हुए हैं कि जो भी तीर्थयात्री आना चाहता है और जो कुंभ में आएगा वो मतलब इस लाइन का पालन करेगा, अपनी रिपोर्ट लाएगा, लेकिन वो रिपोर्ट लाने के साथ साथ उसको ये नहीं कि वो 10-10 घंटा 12-12 घंटा बॉर्डर पे ही खड़ा रहे, उसको अनुमति नहीं मिले। कुछ गाइडलाइन आई हैं केंद्रीय सरकार से और हाई कोर्ट से, उसके विषय में सभी अखाड़ों के जो 13 हमारे पदाधिकारी हैं और हरिद्वार के जो प्रमुख संत हैं उनके साथ मैं बैठूंगा। इसीलिए हम हर जगह जा रहा हूं, बैठ के उनकी राय लूँगा, फिर अखाड़ा परिषद बैठक बुला करके उसमें क्या निर्णय होता है तो बताया जाएगा। थोड़ा सा मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर बढ़ाना पड़ेगा, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमें ज़रूर बढ़ानी पड़ेगी। हमारा जो IEC कैंपेन है
जो इस बात को दूर दूर तक पहुंचाए, आपके माध्यम से भी ये बात पहुंचे, ये ऐसी SOPs आई हैं ताकि तदनुसार जो श्रद्धालुगण हैं वो भी अपनी तैयारी करके रखें। कुछ अतिरिक्त हमें इसमें हैंड वॉशिंग स्टेशंस, कुछ डिस्पेंसर, सैनिटाइजेशन, ये सब की बात भी SOPs में कही गई है। तो उन सब का हम लोगों ने इंतज़ाम कर लिया है, उनके जहाँ जहाँ पे नए टेंडर्स की आवश्यकता है वो भी कर लिए हैं, और इस तरह से हम इसको एक अच्छे आयोजन के रूप में संपन्न कराएं। 2020 में जब कोरोना नाम की बीमारी ने विश्व में दस्तक दी तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। कोरोना से बहुत सारे लोगों ने सबक लिया। और तो इस बीच में मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर चलता हूं कि उसी दौरान हरिद्वार में कांवड़ यात्रा होनी थी, जिसमें करोड़ों शिव भक्त हर साल जल भरने के लिए आते हैं और यहाँ बड़ा मेला लगता है। वो यात्रा बंद कर दी गई। उसके बाद चार धाम यात्रा शुरुआती दौर में सिंबॉलिक खोली गई, प्रतीकात्मक खोली गई, और ये हुआ कि जब पुजारी जिस दिन VIP मूवमेंट होता है, जिस दिन कपाट खुलते हैं चारों धाम के, उस दिन बड़ा हर्षोल्लास होता है, लेकिन उस दिन भी लिमिटेड लोगों को वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए भेजा गया। ये तमाम चीज़ थी। सोमवती अमावस्या का स्नान रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। मकर संक्रांति पर बहुत एहतियात के साथ लोगों को स्नान कराया गया। तो चीज़ें खराब होने से अच्छा होने की तरफ अग्रसर तो हैं, लेकिन सच ये भी है कि वो बीमारी जिसकी वजह से ये तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। उसका खतरा टला नहीं है, उसका वायरस कमज़ोर हो चुका है। इस तरह के कोई प्रमाण मेडिकल साइंस के पास नहीं है, हेल्थ की दुनिया के पास नहीं है, हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास नहीं है। तो सरकार का बहुत साफ तौर पर कहना है कि महाकुंभ भी एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हम इस महाकुंभ को वुहान नहीं बना सकते। तो इसीलिए सरकार का दावा है कि वो हर हालत में इस कुंभ को उसी आधार पर कराएगी जो भारत सरकार ने SOP जारी की है। तो ये SOP अभी आजकल सरकार के लिए भी थोड़ा बहुत सिरदर्द बनी हुई है। अभी तक तो अवस्थापना के कामों को लेकर साधु संत समाज नाराज रहता था, अब SOP को लेकर के वहाँ पर चिंतन मनन हो रहा है, तर्क वितर्क हो रहे हैं। उनकी अपनी बात है, सरकार का अपना दायरा है, अपनी कहने की, अपने सुनने की सोच है, अपना व्यापक दृष्टिकोण है। सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को बचाना, और साधु संत की जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी नहीं है, उनकी प्राथमिकता है कि कुंभ को भव्य और दिव्य रूप में उसी तरह से आयोजित किया जाए। आखिर केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या है? किस तरह के प्रावधान हैं जो संत समाज को मुश्किल में डाल रहे हैं? इस SOP में ऐसा क्या है कि सरकार और संत समाज के बीच एक बहस का मुद्दा बन गया है? आइए सबसे पहले इस SOP को समझने की जरूरत होगी कि इसके भीतर क्या है और कैसे इसका पालन किया जाना है। सबसे पहले SOP में एक बिंदु आता है, कुंभ स्नान में शामिल होने से पहले अपनी RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव लेकर आना अनिवार्य होगा। यानी जो भी श्रद्धालु आएंगे वो अपनी रिपोर्ट लेकर आएंगे, तो निगेटिव रिपोर्ट होगी तभी वो इस मेले में आ सकेंगे। कुंभ मेले में लगने वाले लंगर भंडारों में कोविड-19 गाइड का पालन करना अनिवार्य होगा। यानी जो एक सामान्य गाइडलाइन कोविड-19 की है उसका पालन किया जाएगा, जैसे आसपास कोई खड़ा नहीं होगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। तीसरे नंबर पर आता है अमरनाथ की यात्रा की तरह स्नान के लिए लाइन बनाकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। ये भी एक बहुत ही मुश्किल बिंदु है। गंगा नदी के किनारे खड़े होकर लोग अपने स्नान की बारी का इंतजार करेंगे। यानी व्यवस्था वही रहेगी जो पिछले दिनों मकर संक्रांति के दिन रही या पिछले कुंभ में होती रही। 3 डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं को सड़क का रास्ता दिखाया जाएगा। अगला बिंदु, कोरोना के लिए जागरूकता हेतु साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ये मेला प्रशासन का काम है, इसको आसानी से किया जा सकेगा। कुंभ क्षेत्र में सत्संग, धार्मिक आयोजन के लिए मेला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। यानी आप ऐसा कोई धार्मिक प्रयोजन नहीं कर सकते जिसमें भीड़ जुटती हो, वो मेला प्रशासन को बताना होगा और वहाँ से स्वीकृति लेनी होगी। हरिद्वार कुंभ में बड़ी तादाद में करुणास्पद तारों की व्यवस्था करनी होगी। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को पंजीकरण मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा। कुंभ मेले में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार सस्ती दरों पर मेले में मास्क उपलब्ध कराएगी। बिना मास्क पकड़े जाने पर राज्य सरकार की एजेंसियां जुर्माना लगाएंगी। राज्य सरकार को 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कुंभ मेले में न जाने के लिए प्रेरित करना होगा। ये बात स्पष्ट है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये परामर्शी है।
लेकिन ये मेला आते आते मैंडेटरी भी हो सकता है। राज्य सरकार ऐसे कर्मचारी जो बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, किसी को कुंभ की ड्यूटी नहीं दी जाएगी। सभी सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखेंगे। मेले के दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ साबुन से धुलने होंगे। हैंड सैनिटाइजर साथ रखना होगा। इसके लिए राज्य सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर हाथ धोने और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। कुंभ मेला स्थल पर कहीं भी थूकना प्रतिबंधित रहेगा। सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा। आयोजन कोई भी हो, राजनीति अपनी जगह है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, कुंभ की अवधि कम करके त्रिवेंद्र सरकार ने महापाप किया है। कुंभ का दायरा और उसका समय घटाया जाना घोर अन्याय का प्रतीक है और इसका दंड इस सरकार को जरूर मिलेगा। उधर सरकार लगातार दावा कर रही है कि कुंभ की अवधि में कटौती नहीं की गई है, सावधानी के तौर पर भव्य तरीके से कुंभ आयोजित होगा। लेकिन विपक्ष सरकार की इस दलील को एक सिरे से खारिज कर रहा है। कांग्रेस के साथ ही अन्य विपक्षी दल भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेले की अवधि को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। अब देखना यही है कि इस रस्साकसी में किसकी जीत और किसकी हार होती है। लेकिन एक बात तो तय है, जिसके पास आयोजन की जिम्मेदारी होती है यानी सरकार इस आयोजन को करा रही है और जो आयोजक होता है उस पर आरोप लगाना बेहद आसान होता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसी की होती है, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो इसीलिए सरकार भी फूंक कर कदम रख रही है और सरकार किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती, कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती और वो चाहती है कि एसओपी केंद्र सरकार ने जारी की है उसी के अनुसार कुंभ को कराया जाए। ये एक प्रयास हो रहा है। राजनीतिक कारणों से यदि बीच में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होने की या विनम्र होने की जरूरत पड़ती है तो सरकार इस पर विचार कर तो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी एसओपी के इतर जाने का ना उसका कोई इरादा है और ना ही कोई ऐसी कोशिश है। ये तो एसओपी जो केंद्र सरकार ने भेजी है उसको गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। उससे कोई राज्य सरकार में तड़फड़ाहट नहीं है कि भाई इससे हमको प्रतिबंधित कर दिया। इसी तरीके से वहाँ की चीज़ों को देख करके ये लग ही नहीं रहा है कि एक बड़े कुंभ के आयोजन के लिए प्रयास किए गए। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, किसानों का आंदोलन देख लीजिए और उसके बाद आप किसी भी रूप में आंदोलन देख लीजिए जो शहर पूरे देश विदेश में हो रहे हैं, प्रदेश में हो रहे हैं, उसमें कोविड-19 नहीं आता। कोविड-19 कब आता है? कोरोना तब आता है जब हरिद्वार में श्रद्धालु आता है। 2 पेट की रोटी भरने वाला व्यापारी अपने व्यापार को चलाता है तो कोरोना आ जाता है। मेरा ये व्यापारी वर्ग की तरफ से कहना है कि यात्रियों को अपनी सावधानी के साथ जो है प्रदेश सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि व्यापार वर्ग जो है वो त्रस्त है। व्यापारी चाहता है कि कुंभ के अंदर यात्री आए क्योंकि व्यापारी टूटा हुआ है। हरीश रावत ने साफ कहा है कि त्रिवेंद्र सरकार ने कुंभ की अवधि घटा दी है और कुंभ का जो क्षेत्र था वो भी कम कर दिया है और अवधि घटाने की संज्ञा को उन्होंने कहा है कि सरकार ने महापाप किया है, ये अक्षम्य है और इसका दंड ईश्वर सरकार को देंगे। इस तरह की बातचीत हो रही है और उधर सरकार का दावा है कि कोई दायरा नहीं घटा है, ना कुंभ की कोई अवधि घटी है। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या है, हमारा काम कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर करना भी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष तो भिड़ते ही रहेंगे, लेकिन हम लोगों को भी और मुझ समेत तमाम ऐसे लोगों को जो कुंभ में भरोसा रखते हैं उनको थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचना होगा। मकर संक्रांति को हम परंपरागत तौर पर कुंभ का पहला स्नान मानते थे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मकर संक्रांति तो हर वर्ष आती है। यहाँ पहला शाही स्नान मार्च के दूसरे सप्ताह में है और हमेशा यही होता है कि उनकी तिथियां पहले से तय होती है। कुंभ का मतलब हम मानते हैं शाही स्नान, लेकिन कुंभ की तैयारियां चूंकि कई महीने पहले निर्माण कार्य और तमाम चीज़ें, आश्रमों के साथ बैठक और वैरागी कैंप और साधु संतों के रुकने की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें जब पहले से शुरू हो जाती हैं तो एक कुंभ का माहौल बन जाता है। अब सरकार नोटिफिकेशन जारी करे या ना करे, मकर संक्रांति पर उमड़ी भीड़ ने ये बता दिया था पिछले 14 जनवरी को कि ये कुंभ केवल प्रतीकात्मक नहीं होने वाला है, यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। तो ये एक भ्रम है कि मकर संक्रांति कुंभ का पहला स्नान है। मकर संक्रांति तो हर वर्ष होती है और कुंभ के शाही स्नान अलग है। ये ठीक बात है कि यहाँ से एक शुरुआत हो जाती है और मकर संक्रांति और सोमवती अमावस्या के स्नान को हम लोग ये मान लेते हैं कि मेरा प्रशासन के इम्तिहान की तरह है। लेकिन फिर भी
अब हरीश रावत ने अपने समय में हुए अर्ध कुंभ का दायरा देवप्रयाग तक बढ़ा दिया था। एक गजट नोटिफिकेशन हुआ तो देवप्रयाग भी कुंभ क्षेत्र था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कुंभ क्षेत्र में आप शहर को रखिए, ऋषिकेश को रखिए, हरिद्वार को रखिए, देवप्रयाग को रखिए। एक कागज पर सरकारी भाषा में कुंभ का क्षेत्र निर्धारण करना ये सरकार का अपना एकाधिकार है और उसके पास अपने अधिकार हैं, और सरकार ऐसा नहीं भी करती है और देवप्रयाग को इससे अलग भी कर देती है या मुनि की रेती को अलग कर देती है, तो कुंभ के स्वरूप पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंभ का स्वरूप हरिद्वार में है और उसके दायरे में नहीं है कि पूरी दुनिया को उसमें समेट लिया जाए। इसलिए ये जो एक भ्रम फैल रहा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो झगड़ा चल रहा है कि कुंभ का दायरा और कुंभ की अवधि कम कर दी गई है, तो ये एक मुझे लगता है कि एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि धार्मिक चीज़ें उनकी तिथियां पहले तय होती है। मकर संक्रांति की तिथि बदलती नहीं है, कुंभ के शाही स्नान उनकी तिथियां बदलती नहीं है। कुंभ का स्नान भी वहीं होता है हर की पौड़ी पर, वहीं गंगा के घाट पर स्नान भी किया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि उस कुंभ के स्नान को कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जा रहा हो। तो ये चूंकि अपने देश में सियासत के बिना कोई काम पूरा नहीं होता, सब अधूरे से लगते हैं, तो ये एक सियासत भी हो रही है। सत्ता पक्ष का अपना कहना है और सरकार का अपना दावा है, लेकिन अभी जो देखकर लग रहा है कि कुंभ और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत भव्य तरीके से होने जा रहा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।